जरा सोचिए, दिल्ली की सबसे मशहूर और भीड़ भाड़ वाली जगह कुतुब मीनार के ठीक बगल में एक बहुत बड़ा, एकदम भुला दिया गया ऐतिहासिक खजाना छिपा है। आज के इस विश्लेषण में हम भारत के एक ऐसे ऐतिहासिक परिदृश्य की बात करेंगे जो सदियों की कहानियों और अनगिनत रहस्यों को बड़ी खामोशी से अपने अंदर समेटे हुए है। 200 एकड़? जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। मेहरौली आर्कियोलॉजिकल पार्क का ये पूरा इलाका इतना विशाल है। ये वाकई हैरान करने वाली बात है ना कि एक तरफ कुतुब मीनार का वो चमकता बेहद सजा संवरा परिसर है और ठीक उसी के बगल में ये 200 एकड़ का जंगली ऊबड़ खाबड़ इलाका मौजूद है। यहाँ कदम रखते ही ऐसा लगता है मानो आप किसी दूसरी ही दुनिया में आ गए हों। तो चलिए गहराई से इस बात को समझते हैं कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। मतलब 1000 साल का इतिहास हमारी नजरों के बिल्कुल सामने है, फिर भी इतना छिपा हुआ और अनजाना सा कैसे रह सकता है। इस जगह की ऐतिहासिक अहमियत बहुत बहुत ज्यादा है, लेकिन पता नहीं क्यों अक्सर ये आम लोगों की नजरों से बची जाता है। तो 1000 साल का इतिहास जो हमारी नजरों के ठीक सामने है। अगर हम समय के पहिए को थोड़ा पीछे घुमाएं तो ये सफर वाकई कमाल का है। 1060 ईस्वी में तोमर राजपूतों का लाल कोट, फिर 13वीं सदी की दिल्ली सल्तनत, उसके बाद 16वीं सदी का मुगल साम्राज्य और आखिर में 19वीं सदी का ब्रिटिश राज। जरा सोचिए, पूरी दिल्ली में ये इकलौता ऐसा इलाका है जहां लगातार बिना रुके पूरे 1000 साल तक बस्तियां आबाद रही हैं। गजब है ना। और इसी लंबे शानदार इतिहास का ही नतीजा है कि आज इस विशाल हरियाली और ऊबड़ खाबड़ जमीन के बीच एक दो नहीं बल्कि 100 से ज्यादा ऐतिहासिक स्मारक बिखरे पड़े हैं। जी हाँ, 100 से ज्यादा। इन घने जंगलों और पुरानी पगडंडियों के बीच ये सारे स्मारक आज भी अपने अपने दौर की खामोश गवाही दे रहे हैं। अब बात करते हैं बलबन और ट्रू आर्क यानी असली मेहराब की, जिसने वास्तुकला में एक तरह की क्रांति ला दी थी। गयासुद्दीन बलबन, मामलुक या जिसे हम गुलाम वंश भी कहते हैं, उस दौर का एक बेहद सख्त और कह सकते हैं लोहे की मुट्ठी वाला शासक। 1287 ईस्वी में बना उनका ये मकबरा कोई मामूली इमारत नहीं है। 13वीं सदी के इस ढांचे ने तो उत्तर भारत में इमारतें बनाने का पूरा तरीका ही हमेशा के लिए बदल कर रख दिया था। अब यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि इसी मकबरे ने भारत को पहली बार ट्रू आर्क यानी असली मेहराब से वाकिफ कराया। इससे पहले क्या होता था, भारत में कॉर्बेल्ट तकनीक का इस्तेमाल होता था, जहां पत्थरों को एक के ऊपर एक क्षैतिज रूप से यानी सीधा रखा जाता था। लेकिन ये ट्रू आर्क बिल्कुल अलग था। इसमें पत्थरों को एक गोल पैटर्न में सेट किया जाता है, जिससे इमारत को कहीं ज्यादा मजबूती और सपोर्ट मिलता है। उस वक्त के हिसाब से ये वास्तुकला में एक बहुत बड़ा बदलाव था। लेकिन रुकिए, इस मकबरे से जुड़ा एक बेहद हैरान करने वाला तथ्य भी है। वास्तुकला का ये नायाब ढांचा और इसके ऐतिहासिक मेहराब तो आज भी अपनी जगह पर सीना ताने खड़े हैं, लेकिन बलबन की असली कब्र यहां से पूरी तरह से गायब है। जी हां, जिस शक्तिशाली शासक का इतना खौफ रहता था, आज उस कमरे में उसका कोई नामो निशान तक नहीं है जहां उसे दफनाया गया था। चलिए अब जरा इस वास्तुशिल्प की उत्पत्ति का विश्लेषण करते हैं। इस ढांचे के डिजाइन को लेकर इतिहासकारों में दो अलग अलग नजरिया देखने को मिलते हैं। एक तरफ इसे एक बहुत ही अहम इस्लामिक स्मारक माना जाता है, जिसमें ट्रू आर्क गुंबद बनाने की कोशिश और मोटे पत्थरों की चिनाई का इस्तेमाल हुआ है, जो इसे एक तरह की शुरुआती इस्लामिक शैली बनाता है। वहीं दूसरी तरफ कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि इसके आंगन की बनावट और इसका लेआउट पहले से मौजूद हिंदू मंदिरों या खंभों वाले मंडप से काफी मिलता जुलता है। खैर, बिना किसी एक विचार का पक्ष लिए हम कह सकते हैं कि ये एक बेहद दिलचस्प अकादमिक बहस है कि कैसे अलग अलग शैलियों का तालमेल एक ही जगह देखने को मिल सकता है। मकबरों से आगे बढ़कर अब जरा बावली, मस्जिद और उस दौर के बाजारों की तरफ चलते हैं। और ये ऐतिहासिक खंडहर बड़ी ही खूबसूरती से ये दर्शाते हैं कि कैसे अलग अलग इमारतें समाज के हर तबके के काम आती थीं। जैसे 16वीं सदी की राजों की बावली, जो वहां काम करने वालों के लिए पानी का मेन सोर्स थी। फिर मढ़ी मस्जिद, जो बाजार के बिल्कुल बीचों बीच थी और शायद मदरसे की तरह भी काम आती थी। और जमाली कमाली सूफी मस्जिद, जो आध्यात्मिक शांति का केंद्र थी। ये सभी जगहें उन बड़े बड़े अनाज बाजारों और आम लोगों की जरूरतें पूरी करती थीं, जिन्हें अलाउद्दीन खिलजी जैसे शासक कंट्रोल किया करते थे। कहते हैं ना, जहां हर पत्थर एक कहानी कहता है। इन खुली जगहों की जो शांति है ना, वो बहुत गहरी है। जब आप इन ठंडे पत्थरों वाले रास्तों पर चलते हैं तो लिटरली ऐसा महसूस होता है कि यहाँ का सन्नाटा भी जैसे बीते हुए जमाने की कोई आवाज सुना रहा हो। सच कहूं तो ये सिर्फ एक पार्क नहीं है, बल्कि एक जीता जागता खुला म्यूजियम है।
और यहाँ इतिहास के अलग अलग दौर किस तरह एक दूसरे से गुथे हुए हैं, इसका एक क्लासिक उदाहरण है थॉमस मेटकाफ का दिलकुशा। जरा सोचिए, 19वीं सदी ने इस ब्रिटिश अधिकारी ने 16वीं सदी के एक मुगल मकबरे को यानी कुली खान के मकबरे को सचमुच अपने पर्सनल कॉलोनियल गेस्ट हाउस में बदल दिया था। ये साफ दिखाता है कि कैसे सत्ता बदलने के साथ साथ पुरानी इमारतों का वजूद और उनके मायने भी पूरी तरह बदल जाते थे। तो अब बात करते हैं इन जीवंत खंडहरों की खुद जाकर खोज करने की। चलिए देखते हैं कि अगर आप यहां जाने का प्लान कर रहे हैं तो कैसे करें। सबसे पहले तो कुतुब मीनार मेट्रो स्टेशन पहुंचना सबसे सही रहता है। अंदर जाने के लिए लाडो सराय की तरफ वाला जमाली कमाली गेट इस्तेमाल करना बेस्ट है। और हाँ, इस जगह को आराम से देखने और महसूस करने के लिए कम से कम 2 से 3 घंटे का समय तो जरूर निकाल कर आइएगा, क्योंकि इन लंबी और धूल भरी पगडंडियों पर जल्दबाजी नहीं बल्कि सुकून चाहिए। तो सबसे जरूरी बात यह है कि इन कच्चे और प्राकृतिक रास्तों के लिए आपकी तैयारी पक्की होनी चाहिए। अंदर पानी की सुविधा नहीं मिलेगी, इसलिए अपनी पानी की बोतल जरूर साथ रखें। उबड़ खाबड़ रास्ते हैं तो मजबूत और बंद जूते पहनना ही समझदारी है। एंट्री फीस सिर्फ 50 रुपए है। और एक बहुत जरूरी टिप, यहाँ से कुतुब मीनार के अंदर जाने के लिए कोई सीधा कनेक्टिंग गेट नहीं है, इसलिए वहां जाने के लिए आपको बाहर से ही जाना होगा। अब अंत में एक बड़ा सवाल हमारे सामने आता है। आज की इस बेहद सजी संवरी और परफेक्ट दुनिया में 1000 साल के इतिहास को यूं ही जंगली, बेतरतीब और अछूता छोड़ देने का क्या महत्व है? शायद यही वो चीज है जो इसे नजरों के सामने होकर भी एक रहस्य बनाती है। मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे आज के इस विश्लेषण ने आपको इस अद्भुत जगह को महसूस करने और इन खामोश खंडहरों की आवाज सुनने के लिए जरूर प्रेरित किया होगा। इस ऐतिहासिक सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।